Hello students, from today we are starting our first online video lecture and everybody knows why we starting our online video lectures due to corona. So in this first lecture we are discussing about functional hardware parts of PC. So पहले हम लोग इसी 8 चैप्टर के बारे में देखेंगे जो पार्ट 2 का है और हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस भी किया था क्लास में। मैंने आपको मदरबोर्ड भी दिखाया था तो हम लोग इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, बेसिक्स ही देखेंगे हम लोग आज। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कंप्यूटर पार्ट्स के जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जो कंपोनेंट्स है, जैसे कंपोनेंट्स में मदरबोर्ड आता है, तो मदरबोर्ड के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सीपीयू की प्रॉपर्टीज जैसी चीजें जो है वो उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग आज बेसिक्स देखते हैं, जो पार्ट्स है उसके बारे में और वो कैसे अरेंज होते हैं कंप्यूटर में, वो हम देखेंगे। तो आपका पहला टॉपिक है इसमें सबसे पहले तो हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं कि एक जो आपका जो पूरा कंप्यूटर सिस्टम है उसमें कौन से जो मेन कंपोनेंट्स है वो होते हैं। तो जैसे आप लोग देखोगे कि सबसे मेन कंपोनेंट तो मदरबोर्ड है, उसके बिना तो आपका कंप्यूटर बन ही नहीं सकता। फिर पीएसयू है, पावर सप्लाई यूनिट जो पावर देने के काम में आता है। उसके बाद मॉनिटर, वो भी इंपॉर्टेंट है। कीबोर्ड, माउस और एक्सेप्ट जैसे प्रिंटर हो गया, स्पीकर्स हो गए, ये बाकी चीजें हो गई जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन मदरबोर्ड, एसएमपीएस, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो देखिए कौन से पार्ट्स है आप लोगों को। सबसे पहले ये देखिए, सिस्टम फैन दिख रहा होगा, फ्लॉपी दिख रही होगी, हीट सिंक, ये हम इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। सबसे मेन कंपोनेंट अगर बोला जाए तो मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड है, उसके बाद एसएमपीएस है, सिस्टम फैन है, ये एसएमपीएस में भी लगा हुआ होता है, देखिए यहाँ पे। और आपका सीपीयू के ऊपर भी लगा हुआ होता है सीपीयू फैन, सीपीयू को कूल करने के लिए। और ये फ्लॉपी होती है जो पहले के कंप्यूटर्स में यूज होती थी, ये स्टोरेज एक मीडिया होता है और ये तो सारे केबल्स है। और ये देखिए ये सीपीयू फैन है जिसके नीचे में हीट सिंक लगाई है, स्पेशली जो आपका सीपीयू हीट होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए हीट सिंक का यूज किया जाता है। उसके बाद हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव तो आपको पता है जिसको हम लोग हार्ड डिस्क बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग परमानेंट डाटा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्टिकल ड्राइव है, ऑप्टिकल ड्राइव ये जो है ऑप्टिकल ड्राइव, ये स्पेशली स्पेशली मीन्स ये ऑप्टिकल डिस्क के लिए यूज होता है, जैसे हम लोग सीडी डीवीडी वगैरह यूज करते हैं ना, उसके लिए यूज होता है ये। उसके बाद रैम्स है, रैम तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को तो पता ही है। तो रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, जो कि आपके मदरबोर्ड पे फिट होता है। उसके बाद देखिए सीपीयू, जिसको हम लोग प्रोसेसर भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर का, जो कि आपके मदरबोर्ड में सीपीयू के जो सॉकेट रहता है वहां पे ये फिट होता है। तो देखिए ये अरेंज कैसे होते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये हमारा होता है पूरा सिस्टम चेसिस, और इसमें देखिए अरेंज कैसे होते हैं वो देखिए। देखो सबसे पहले देखो पीछे साइड ये पूरा आपका मदरबोर्ड लगा हुआ है। ये देखोगे ये आपका पावर सप्लाई यूनिट है, जिसकी हेल्प से हम लोग मदरबोर्ड को पावर देते हैं। उसके बाद में ये देखिए ये हार्ड डिस्क लगी है, इसमें देखिए ये साटा कनेक्टर लगा हुआ है। साटा कनेक्टर आप लोगों को मैंने बताया था, साटा कनेक्टर जो होता है ये हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए होता है। उसके बाद में देखिए बैटरी, यहाँ पे बैटरी लगती है, ये पीसीआई स्लॉट्स, ये मदरबोर्ड के बारे में हम लोग तो बाद में देखने वाले हैं। देखिए सीपीयू का फैन। उसके बाद में इसमें इंपॉर्टेंट चीजें जैसे ये देखिए जो पीछे साइड है यहाँ पे पोर्ट्स रहते हैं, ये देखिए आपको पोर्ट्स दिख रहे होंगे, यूएसबी पोर्ट वगैरह। उसके बाद में देखिए ऊपर साइड यहाँ पे आप लोगों ने देखे होंगे डीवीडी, अपन जो इंसर्ट करते हैं उसके लिए होता है, और यहाँ पे पावर बटन वगैरह होता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इस तरीके से ये अरेंज होते हैं यहाँ पे सिस्टम चेसिस पे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं अभी जो मेन कंपोनेंट है उसके बारे में, और वो है हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड की डेफिनेशन, और हाँ, आप लोगों को मैंने जो नोट्स दिया हो वही नोट्स आपको लिखना है जो मैंने आपको ग्रुप में सेंड किया हो। आप लोग पीपीटी के नोट्स नहीं लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि ये उसी का रेफरेंस है और इसमें मैं डिटेल में बस एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ आपको। तो ये आप नहीं लिखोगे, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा सिर्फ आप वही लिखोगे, ठीक है। तो मदरबोर्ड के बारे में देखते हैं। तो आप लोगों को सभी को पता है कि मदरबोर्ड एक कॉम्प्लेक्स, एकदम कॉम्प्लेक्स कीट होती है, जिसमें प्रिंटेड लाइंस बनी हुई रहती है, कॉपर लाइंस, गोल्डन लाइंस, जो कुछ है। तो वो जो प्रिंटेड लाइंस होती है उनको हम लोग बस भी कहते हैं, और उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे सॉकेट्स जुड़े हुए होते हैं, सीपीयू का सॉकेट हो गया, और ऐसे बहुत सारे उसमें सॉकेट्स और कंपोनेंट्स उसमें जुड़े होते हैं। तो अभी देखते हैं हम लोग
कि मदरबोर्ड स्पेशली उसका डेफिनेशन देखते हैं। Motherboard is the main system board for the computer and connects all of the internal and external hardware components। जितने भी कंपोनेंट्स है कंप्यूटर सिस्टम में लगने वाले सारे के सारे मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। तो a motherboard provides connectivity between the hardware components of a computer like the processor, memory, हार्ड ड्राइव, वीडियो कार्ड। ये वही है कि सारे जो कंपोनेंट्स है हम लोग मदरबोर्ड से ज्वाइन करते हैं और उससे ही हम लोग कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो जैसे प्रोसेसर हो गया उसका स्पेशल सॉकेट होता है, मेमोरी का आपका स्पेशल सॉकेट होता है, हार्ड ड्राइव को हम लोग साटा केबल की हेल्प से लगाते हैं, पावर सप्लाई भी हम लोग इसी में मदरबोर्ड में हम लोग लगाते हैं। और सारी चीजें जितनी भी है मॉनिटर वगैरह सारी चीजें आपकी मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है। तो अभी हम लोग डिटेल में थोड़ा सा कि मदरबोर्ड में जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, ये रहा आपका मदरबोर्ड। इतना कॉम्प्लेक्स है मदरबोर्ड, इसमें इतने सारे कंपोनेंट्स है कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये देखो, बैक पैनल एंड इनपुट आउटपुट कनेक्टर्स, ये सारे पोर्ट्स है। ऑडियो वीडियो के हो गए, वीजीए पोर्ट हो गया जो आप लोग मॉनिटर वगैरह कनेक्ट करते हो, साथ में यूएसबी वगैरह, इथरनेट जो पोर्ट हो गया, वो सारा आप लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हो। उसके बाद देखो, ये हीट सिंक है, ये रोम के ऊपर लगा हुआ होता है। उसके बाद ये P4 पावर कनेक्टर है। हाँ, इसके बारे में उतना इम्पोर्टेंट आप लोग रहने दो। उसके बाद देखो कैपेसिटर्स, ये जो छोटे छोटे जो टावर्स जैसे दिखते हैं ये सारे कैपेसिटर्स है। उसके बाद ये सीपीयू सॉकेट है जहाँ पे आप लोग सीपीयू कनेक्ट करते हो। उसके बाद नॉर्थ ब्रिज, ये नॉर्थ ब्रिज का यूज होता है एक पावर जो सप्लाई का जो काम होता है ना, पावर मीन्स सप्लाई करना, उसका काम होता है नॉर्थ ब्रिज का, जो नॉर्थ साइड आपका पावर देता है। उसके बाद ये साउथ ब्रिज भी है जो इधर साइड में आपका पावर प्रोवाइड करता है। उसके बाद देखिए, सीपीयू फैन कनेक्शन है, ये 3 पिंस होता है। आप लोगों को मैंने छोटे छोटे पिंस का दिखाया था जहाँ पे आप लोग सीपीयू फैन कनेक्ट करते हो। और ये तो आपको पता ही है, ये आपके रैम के स्लॉट्स है, मेमोरी स्लॉट्स। यहाँ पे कितने दिए, 4 मेमोरी स्लॉट्स, ये 2 है और ये 2 है। ठीक है। और उसके बाद फिर ये सुपर आयो इनपुट आउटपुट का है, ये फ्लॉपी कनेक्टर, जो फ्लॉपी डिस्क जो पहले आती थी उसका कनेक्टर है। और ये एटी आईडी कनेक्टर, मतलब ये कुछ हार्ड ड्राइव जो पहले की थी उसके लिए ये कनेक्टर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए 24 पिन ATX पावर कनेक्टर। तो जो 24 पिन का जो ये आपको कनेक्टर दिख रहा है, ये है मेन आपका पावर सप्लाई करने के लिए। ठीक है, पावर सप्लाई करने के लिए ये भी यूज होता है, यहाँ से भी हम लोग पावर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मेन है। ठीक है, तो जो 24 पिन होती है ये याद रखोगे पावर सप्लाई करने के लिए। ठीक है, पावर कनेक्टर में। उसके बाद देखिए 4 साटा कनेक्शन, साटा कनेक्शन सही है, आप लोग इसमें हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हो साटा केबल की हेल्प से। सीमोस बैटरी, जो एक बैटरी होती है सेल जैसी, यूज काय के लिए होती है, मेनली डेट वगैरह अपना जो सेव करके रखता है वो होता है सीमोस बैटरी। ठीक है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी ये सेव करके रखता है। ठीक है, उसके बाद में ये 80A रेट के RAID पिन्स, ऐसे बहुत सारे आप लोग अगर हार्ड डिस्क लगा रहे हो उसके लिए मेनली यूज होता है। ठीक है, और फिर मेन इसमें क्या है, यूएसबी हेडर्स मीन्स यूएसबी के जो आप लोग कनेक्टर्स जो लगाते हैं उसको फीड करने के लिए होता है ये साटा रेड है, मीन्स आप लोग बहुत सारे हार्ड डिस्क लगा सकते हो यहाँ पे। उसके बाद में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट तो और नहीं, पीसीआई एक्सप्रेस है, मीन्स यहाँ पे आप एक्सपेंशन स्लॉट्स वगैरह लगा सकते हो। ठीक है, ये भी है पीसीआई के, आप लोग जैसे वीडियो कार्ड साउंड कार्ड वगैरह आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, 3 पिन फैन कनेक्टर, आप लोग जो सीपीयू में फैन लगाते हो उसके लिए यूज होता है ये। ठीक है, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं आपको बता दूं तो जैसे सीपीयू सॉकेट हो गया, सीपीयू फैन कनेक्शन हो गया, रैम स्लॉट्स हो गए, और 24 पिन ATX पावर कनेक्टर हो गया। ठीक है, सीमॉस बैटरी, सिस्टम पैनल कनेक्टर्स, ये सिस्टम पैनल कनेक्टर्स मेनली आपको जो पावर वगैरह हम लोग जो जैसे स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के लिए जो कनेक्शन का यूज होता है ना, वो होता है सिस्टम पैनल कनेक्टर्स। उसके बाद में इम्पोर्टेंट टाटा कनेक्शन है। उसके बाद में पीसी एक्सप्रेस, पीसीआई, और 3 पिन पैन कनेक्टर्स, और ये बैक पैनल एंड इनपुट आउटपुट कनेक्टर। ठीक है, तो इतना आज आप लोग देख लो सिर्फ। ठीक है, उसके बाद आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग डिटेल में सीपीयू की प्रॉपर्टीज के बारे में और फर्दर डिटेल्स हम लोग चैप्टर के बारे में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अभी टेक केयर।
डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। तो आज ये हमारा सेकेंड लेक्चर है और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम इसमें सीपीयू की प्रॉपर्टीज के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग सीपीयू के अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा माइक्रो प्रोसेसर का एक छोटा सा थोड़ी इंफॉर्मेशन उसकी देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को माइक्रो प्रोसेसर पता ही है कि माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर का काम होता है कि सारी चीजों को प्रोसेस करना कंप्यूटर में। ठीक है, कंट्रोल सिग्नल्स भेजना, सारी जो चीजें है, जैसा हमारा ब्रेन काम करता है ना, वैसा ही माइक्रो प्रोसेसर का काम है कंप्यूटर में। ओके, तो इसके बारे में तो हम लोग बाद में बहुत डिटेल पे जानने वाले हैं, लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा शॉर्ट में ही देखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले इसके वर्जन्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक कॉमन सी चीज बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने अभी आपके जो स्मार्टफोन्स है उसमें आप लोग स्नैपड्रैगन, क्वालकॉम जैसे माइक्रो प्रोसेसर आपने देखे होंगे, जिसमें अलग अलग नंबर्स के आते हैं वो, कि इसमें ऑक्टा कोर लगा है, इसमें क्वाड कोर लगा है, ठीक है, इसमें ये हीलियो लगा है। तो ये सारे वर्जन्स है, ठीक है, अपडेट किया जाता है और फिर उसके बाद में उनको नाम दिए जाते हैं। ओके, तो जैसे पहले के जो कंप्यूटर्स थे उसमें जैसे 8088 यूज किया गया होगा, फिर उसका अपडेट किया गया, फिर 80286 यूज किया, फिर 80386, फिर 80486, फिर अभी जो लेटेस्ट में हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो है ये पेंटियम। अभी जो लेटेस्ट में जो सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स में अगर यूज हो रहा है वो है पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर। तो ये जो 8088 है, 80286 है, 80386, 80486, ये नाम है माइक्रो प्रोसेसर के। ओके, 8088, 80286 ये नाम है जो पहले यूज होते थे, अभी नहीं होते। तो अभी लेटेस्ट में सबसे ज्यादा पेंटियम यूज हो रहा है और ये जो है ये सारे उसके वर्जन बोले गए अपडेट होने के बाद में। ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू पेंटियम प्रॉपर्टीज, आप जब वीडियो देखते हो तो साथ में आप अपने नोट्स पकड़ के बैठा करो। ओके, साथ में आप एक अपना नोटबुक भी लेके बैठ सकते हो। अगर कुछ पॉइंट्स आपको लिखने हो तो आप लोग वो लिख सकते हो। ओके, तो इसका ध्यान रखना थोड़ा। तो देखते हैं पेंटियम प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ पेंटियम प्रोसेसर। तो इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है सीपीयू की स्पीड, जिसको हम लोग क्लॉक रेट भी कहते हैं। मीन्स क्लॉक रेट मीन्स 1 सेकेंड में कितना काम हो रहा है। तो जो सीपीयू की जो स्पीड है, ठीक है, वो 1 सेकेंड में कितना प्रोसेस कर पा रहा है। ठीक है, तो ये चीज है सीपीयू की स्पीड की 1 सेकेंड में वो कितनी चीजें प्रोसेस कर पा रहा है। ठीक है, तो सीपीयू स्पीड जो है, इसमें पहला पॉइंट जो है वो है द सीपीयू स्पीड डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म पर सेकेंड। मीन्स 1 सेकेंड में कितने ऑपरेशंस जो है, ठीक है, वो प्रोसेस कर पा रहा है 1 सेकेंड में। ओके, उसके बाद में जो स्पीड है, द स्पीड ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन हर्ट्स। ठीक है, तो जो स्पीड है सीपीयू की वो हर्ट्स में गिनी जाती है। जैसे हम लोग कोई भी यूनिट गिनते हैं ना, अपनी स्पीड अगर किलोमीटर पे गिनते हैं, वैसे ही अभी इसकी जो कंप्यूटर सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड है वो हर्ट्ज में गिनी जाती है। ठीक है, तो नॉर्मली जो कंप्यूटर की जो मीन्स माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड्स है वो मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में होती है। हर्ट्ज बहुत छोटा यूनिट हो गया इसका, जैसे हम लोग मीटर में गिनते हैं ना, मीटर, उसके बाद किलोमीटर वगैरह, वैसे ही मेगा हर्ट्ज गीगा हर्ट्ज। मैं आपको बताता हूँ कि मेगा हर्ट्ज मतलब कितना और गीगा हर्ट्ज मतलब कितना। ठीक है, तो नॉर्मली आप लोग देखोगे जो माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड है वो मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में गिनी जाती है। तो जो 1 मेगाहर्ट्ज है उसका मीनिंग होता है 1 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड। मीन्स 10 लाख साइकिल्स पर सेकेंड, 1 मेगाहर्ट्ज का मीनिंग। ठीक है, कि वो 1 सेकेंड में 10 मिलियन साइकिल पूरी कर सकता है। इतनी ज्यादा स्पीड होती है माइक्रो प्रोसेसर की। ओके, तो जो टिपिकल रेंज होती है माइक्रो प्रोसेसर की, पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर की, वो होती है 500 मेगाहर्ट्ज से लेके 1 गीगाहर्ट्ज तक। ओके, और
अभी जो लेटेस्ट जो पेंटियम के प्रोसेसर्स जो आ रहे हैं उनकी स्पीड जो होती है वो 1 गीगाहर्ट्ज के अबो होती है। ओके, 1 गीगाहर्ट्ज के अबो मीन्स 1 बिलियन साइकिल्स पर सेकेंड, 1 बिलियन साइकिल के अबो, ठीक है, वो पर सेकेंड जो है प्रोसेस कर पाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीपीयू स्पीड। इस पे आप लोग नॉर्मली मीन्स मेनली इसमें ये ध्यान रखोगे, द सीपीयू स्पीड डिस्क्राइब द नंबर ऑफ ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म पर सेकेंड। और जो द टिपिकल रेंज ऑफ पेंटियम प्रोसेसर स्पीड इज 500 मेगाहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज। ओके, ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखोगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज है, वो है वर्ड साइज। वर्ड साइज का मीनिंग क्या होता है? वर्ड साइज का मीनिंग होता है कि वर्ड साइज रेफर्स टू द नंबर ऑफ बीट्स प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर सीपीयू एट अ टाइम। मतलब वो कितना डाटा एट अ टाइम प्रोसेस कर पाता है। मीन्स बीट में हम लोग गिनते हैं ना, तो बीट सबसे छोटा यूनिट हो गया, तो 1 सेकेंड में बोलो या फिर एट अ टाइम बोलो कि वो कितना बीट प्रोसेस कर पाता है। जैसे आप लोगों को बीट तो पता ही है, 8 बीट हो गया, 16 बीट हो गया, 32 बीट, 64 बीट। ठीक है, आप लोगों ने प्रोसेसर के बारे में भी जब आप लोगों ने देखे होंगे तो आप लोग 32 बीट का प्रोसेसर है कहते हो, 64 बीट का प्रोसेसर है कहते हो। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर में ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ड साइज रेफर टू द नंबर ऑफ बीट्स प्रोसेस बाय अ कंप्यूटर सीपीयू एट ए टाइम, मतलब एक समय में वो कितने बीट प्रोसेस कर पाता है। ठीक है, द वर्ड साइज कैन बी 8, 16 और फर्दर। मीन्स आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 8 बीट वाला भी हो सकता है, 16 बीट वाला भी हो सकता है, 32 बीट वाला भी हो सकता है, 64 बीट वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो मीन्स वो 8 बीट जो है वो एक समय पे प्रोसेस कर पाएगा। ठीक है, और जैसे 16 बीट का हो गया, वो 16 बीट एक समय पे प्रोसेस कर पाएगा, और 32 बीट हो गया, वो 32 बीट एक समय पे प्रोसेस कर पाएगा। तो जो हमारे जो लेटेस्ट अभी पेंटियम प्रोसेसर है वो 32 बीट प्रोसेस कर पाते हैं 1 सेकेंड में। तो अभी तो हम उससे भी एडवांस चले गए। मेनली अभी आप जो नए लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स जो आ रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर जो आ रहे हैं, उसमें आपको 64 बीट ही मिलेगा। ओके, तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो 32 बीट का रहेगा वो फास्ट रहेगा, जो 8 बीट का रहेगा वो स्लो रहेगा, जो 16 बीट का रहेगा वो भी स्लो ही रहेगा, और जो 64 बीट का रहेगा वो फास्ट प्रोसेसर रहेगा। ठीक है, फास्टली वो आपके ऑपरेशंस कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्ड साइज। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, और वो है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डेटा बस। ओके, तो डेटा बस का मीनिंग क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर में आपकी डेटा बस होती है जो डेटा ले जाने का और डेटा लाने का काम करती है। मीन्स यहाँ से डेटा उधर ले जाना है और उधर से इधर माइक्रो प्रोसेसर के तरफ लाना है। तो द डेटा बस carries the data between the processor and other components. The data bus is bidirectional. The data bus carries the data between the processor and other components means वो क्या करेगी, डाटा कैरी करेगी प्रोसेसर से अलग कंपोनेंट्स में और अलग कंपोनेंट से प्रोसेसर पे। और ये बायडायरेक्शनल होती है, मीन्स डाटा ले जाने का भी काम करती है और डाटा लाने का भी काम करती है। तो जो डाटा बस होती है वो पैरेलली कपल्ड होती है, मीन्स साइड बाय साइड होती है वो। ठीक है, और ये जो डाटा बस होती है ये आपकी 8 बिट की भी हो सकती है, 16 बिट की भी हो सकती है, 32 बिट की भी हो सकती है, 64 बिट्स की भी हो सकती है। कौन सी? डाटा बस। ठीक है, 8 बिट की, 16 बिट की, 32 बिट की और 64 बिट्स की। ठीक है, मीन्स वो इतना डाटा कैरी कर सकती है, 64 बिट का डाटा वो एट ए टाइम कैरी कर सकती है। ठीक है, तो जो अभी के जो पेंटियम प्रोसेसर जो आ रहे हैं वो जिसमें आपको जो डाटा बस है वो 64 बिट की डाटा बस मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी एड्रेस बस। ठीक है, एड्रेस बस का काम क्या होता है? एड्रेस बस मीन्स एड्रेस बस माइक्रो प्रोसेसर की एड्रेस बस। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि मेमोरी अलॉट करना। ठीक है,
एक समय पे वो कितने बीट मेमोरी अलॉट करता है एड्रेस बस। ठीक है, ये है माइक्रो प्रोसेसर की प्रॉपर्टी, मेमोरी एड्रेस बस। ठीक है, कि एक समय पे वो कितनी मेमोरी अलॉट करता है, कितने बीट मेमोरी अलॉट करता है। ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ मेन मेमोरी विच कैन बी एड्रेस बाय सीपीयू डिपेंड्स ऑन इट्स एड्रेस बस। ठीक है, तो जो सीपीयू का जो एड्रेस बस होता है वो कितनी अमाउंट ऑफ मेमोरी है, मेन मेमोरी मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, वो कितनी अलॉट करता है। ठीक है, मीन्स एड्रेस करता है। ठीक है, वो चीज है मेमोरी एड्रेस बस। उसके बाद में द एड्रेस बस कैन बी 24 और 32 बिट्स। द पेंटियम प्रोसेसर आर हैविंग 32 बिट एड्रेस बस। तो जो एड्रेस बस होती है वो 20, 24 और 32 बिट्स की होती है, और जो लेटेस्ट जो पेंटियम प्रोसेसर है वो 32 बिट एड्रेस बस का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो आप लोगों ने देखे होंगे कि हमारी जो 4 GB रैम होती है, 8 GB रैम होती है, तो अगर आपका लो प्रोसेसर रहेगा तो वो सिर्फ 4 GB या फिर 2 GB को ही क्या कर सकेगा, एड्रेस कर सकेगा। उससे हाई जो आप मेमोरी अगर वहां पे इंसर्ट करते हो, ठीक है, अगर आप 16 GB की अगर मेमोरी अगर आप लगाते हो तो वो उतनी मेमोरी को क्या कहते हैं कि एड्रेस नहीं कर पाएगा। तो आपको उसके लिए हाई लेवल का जो पेंटियम प्रोसेसर है वो आपको लगाना पड़ेगा, ताकि वो 4 GB के अबो जो मेमोरी है उसको एड्रेस कर पाए। ठीक है, तो ये हमारी एड्रेस बस कंप्लीट हुई। तो ये थी हमारी एड्रेस बस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आज हमारा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो सबसे पहले हमने सीपीयू प्रॉपर्टीज देखे, जिसमें हमने माइक्रो प्रोसेसर के वर्जन देखे 8088, 80286 जैसे। ठीक है, तो लेटेस्ट पे हम लोग पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं, और इसमें हम पेंटियम प्रोसेसर की ही प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। इसमें हमने सबसे पहले देखे सीपीयू स्पीड। सीपीयू स्पीड मींस नंबर ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड, जैसे कि एक सेकंड में कितनी साइकिल्स पूरी कर पाता है माइक्रो प्रोसेसर, वो है आपकी सीपीयू स्पीड। ठीक है, तो जो टिपिकल रेंज ऑफ पेंटियम प्रोसेसर है वो 500 मेगाहर्ट्ज से लेके 1 गीगाहर्ट्ज तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखे वर्ड साइज। वर्ड साइज मींस एट अ टाइम आप कितने बिट जो है डाटा उसको आप प्रोसेस कर पाते हो, वो है आपका वर्ड साइज। ठीक है, और जो पेंटियम प्रोसेसर है वो नॉर्मली 32 बिट्स जो है वो एक सेकेंड पे प्रोसेस कर पाता है। अभी जो लेटेस्ट में है वो 64 बिट्स आपका प्रोसेस करता है। उसके बाद में डेटा बस। डेटा बस मीन्स एक समय पे वो कितना डाटा कैरी कर सकती है। ठीक है, तो नॉर्मली जो आपका पेंटियम प्रोसेसर है वो 64 बिट जो डाटा है वो आपका कैरी कर सकती है। नेक्स्ट है आपकी एड्रेस बस, कि आपका जो प्रोसेसर है वो मेन मेमोरी कितनी अलॉट करता है। ठीक है, कितनी एड्रेस करता है। ठीक है, तो जो 32 बिट एड्रेस बस है, पेंटियम प्रोसेसर आर हैविंग 32 बिट एड्रेस बस, मीन्स वो 32 बिट की एड्रेस बस इतनी जीबी रैम को क्या कर सकती है, अलॉट कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सारी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे पीसी मेमोरी के बारे में। ठीक है, तो स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ ग्रेट टाइम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर। और आज हम लोग सिर्फ मेमोरी के बारे में देखने वाले, पूरा का पूरा मेमोरी के ही बारे में देखने वाले, जिसमें हम लोग कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं। इसमें आज हम लोग सबसे पहले पीसी मेमोरी के बारे में देखेंगे, जिसको आप लोग मेन मेमोरी भी कहते हो और रैम भी कहते हो उसको। उसके बाद में देखेंगे मेमोरी के टाइप, जैसे कन्वेंशनल मेमोरी होती है, और भी होती है एक्सटेंडेड मेमोरी, एक्सपांडेड मेमोरी। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ कन्वेंशनल मेमोरी के बारे में, बाकी जो दो है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में देखेंगे द रिजर्व मेमोरी एरिया, वीडियो मेमोरी क्या होती है, रोम क्या होती है, बफर्स क्या होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते पीसी मेमोरी से, जिसको आप लोग मेन मेमोरी या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हो। इसका यूज क्या होता है, अगर एक एग्जांपल के का यूज करके आप लोग देखते हैं कि इसका यूज क्या होता है। जैसे अगर आप लोग कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हो या फिर कोई फाइल ओपन कर रहे हो,
तो वो आप लोग डायरेक्टली हार्ड डिस्क से एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हार्ड डिस्क जो है रैम के कंपेयर में बहुत ज़्यादा स्लो होती है, बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है, अगर रैम के कंपेयर पे अगर उसको किया जाए तो जो रैम होती है वो बहुत हाई स्पीड होती है। तो सपोज अगर आप कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हो या फिर कोई फाइल ओपन कर रहे हो तो वो सबसे पहले रैम में आती है, ठीक है। वो काम जो है वो सीपीयू कर रहा है, वो सबसे पहले हार्ड डिस्क से रैम में ला रहा है, ठीक है। फिर रैम से फिर आपको आउटपुट मिलेगा, चाहे वो आपका, आप अगर सॉन्ग बजा रहे हो तो आपको आवाज सुनाई देगी, या फिर आप लोग मॉनिटर पे आपको आउटपुट डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो वो रैम की हेल्प से होता है, और जो सीपीयू है उसमें डाटा ला भी सकता है, ठीक है, और वहां से ले जा भी सकता है। तो ये सारा काम सीपीयू का है, रैम में रीड और राइट करने का, मीन्स वहां पे डाटा रखना, वहां से लेकर जाना, ठीक है। तो जो रैम होती है आप लोगों को पता ही है कि रैम जो होती है वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल मीन्स कि इसमें जो आप लोग अगर कुछ स्टोरेज करते हो तो वो सिर्फ टेम्पररी स्टोर आप लोग वहां पे कर सकते हो, ठीक है। टेम्पररी स्टोर मीन्स अगर आपका जैसे पावर अगर ऑफ हो जाता है, आपका कंप्यूटर अगर इमिडिएटली बंद हो जाता है, तो आपका जो डाटा रैम में रहेगा वो अचानक गायब हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आप लोग अगर कोई जैसे पावर पॉइंट ही है, अगर पावर पॉइंट में आप अगर कोई वर्क कर रहे हो, अगर आपने उसको सेव करके अगर नहीं रखे हो हार्ड डिस्क में, अभी जो आपका पावर पॉइंट चल रहा है सपोज वो रैम में चल रहा है, ओके, रैम में चल रहा है, उसके बाद अगर आपका कंप्यूटर अगर अचानक बंद हो जाता है तो वो इरेज हो जाएगा, ठीक है, और फिर आप उसको रिट्राइव नहीं कर सकते। तो ये होता है आपका मेन मेमोरी। अब देखते हैं कि इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, मीन्स ये बनी कैसी होती है। तो देखिए आप थर्ड पॉइंट, द मेमोरी इज पैकेज आइदर एज अ बैंक ऑफ 8 और 9 स्मॉल चिप्स। तो जो आपकी रैम होती है वो चिप्स पे बनी हुई होती है, उसमें बहुत सारी चिप्स रहती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है 8 और 9 चिप्स, ठीक है। तो उन्हीं चिप्स को, जो चिप होती है वो असल में जो चिप होती है वो एक सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग SIMM भी कहते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ठीक है। तो ये कैसा होता है हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये आपकी रैम है, और ये जो आपको ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, ठीक है, इसका अंदर पे सर्किट है, ओके, इसका अंदर में सर्किट है जिसको हम लोग SIMM कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मेमोरी के टाइप्स। ओके, तो मेमोरी के टाइप्स में कन्वेंशनल मेमोरी, एक्सटेंडेड मेमोरी, एक्सपांडेड मेमोरी। बट आज हम लोग सिर्फ कन्वेंशनल मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखते हैं कन्वेंशनल मेमोरी। कन्वेंशनल मेमोरी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ओके, थोड़ा ध्यान से इसको सुनना। ओके, अगर आपने ध्यान दे दिए तो बहुत काम में आने वाला है। ओके, तो जो तो कन्वेंशनल मेमोरी है, कन्वेंशनल मेमोरी क्या होती है, वो यूज यूज काय के लिए होती है, पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी। ओके, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कन्वेंशनल मेमोरी का यूज करता था। उसमें वो क्या करता था कि जो 640 के, आप लोगों को जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिख रहा होगा, द फर्स्ट 640 के, के मीन्स 1024 बाइट्स, मल्टीप्लाई होगा आपका 640 से। तो इतनी जो आपकी जो मेमोरी है, मीन्स उसको बेस मेमोरी भी कह सकते हैं, या फिर फर्स्ट फर्स्ट 640 मेमोरी, 640 के मेमोरी जो होती है वो कन्वेंशनल मेमोरी होती है। ठीक है, वो जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके तरफ से वो रिजर्व होती है। ओके, तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये यूज होती है। तो जो ये कन्वेंशनल मेमोरी थी, ये स्पेशली जो थी वो 8088 माइक्रो प्रोसेसर जो है उसके लिए बनाई गई थी, जो कि जो माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ 1 MB मेमोरी ही एड्रेस कर सकता था। एड्रेस करना ये भी एक प्रॉपर्टी है, आप लोगों को पता होगा शायद, है ना। एड्रेस स्पेस, एड्रेस बस माइक्रो प्रोसेसर की जो आपका फोर्थ प्रॉपर्टी थी। ओके, तो जो कन्वेंशनल मेमोरी जो थी वो 8088 के लिए स्पेशल यूज होती थी। तो आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ठीक है, तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो जो पहले के कंप्यूटर्स थे उसमें विंडोज वगैरह जैसे अभी आ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे यूज नहीं होते थे। ठीक है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पहले यूज होता था। डायरेक्टली कमांड की कमांड प्रॉम्प्ट खुलता था जिसमें आप लोग सिर्फ कमांड दे सकते थे। ठीक है, ऐसा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऐसा कुछ नहीं होता था वहां पे। कमांड दो,
जो आप कमांड दोगे उस हिसाब से आपका कंप्यूटर वर्क करेगा, ठीक है? सिर्फ कमांड के ऊपर पे आपका काम चलता था, ठीक है? छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम था। अभी तो विंडोज जो है बहुत बहुत वाह हो गया है, ठीक है? मेमोरी मैप है कन्वेंशनल मेमोरी का, वो हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए, एक जैसे मेमोरी है आपका, जिसमें आपका फर्स्ट जो है, अगर आप अपने नोट्स लेके बैठे होगे तो उसमें देखो कि जो आपका फर्स्ट जो बॉटम है उसमें जो 1 किलोबाइट बोलेंगे हम लोग, ठीक है? किलोबाइट 1024 बाइट, 1024 बाइट, ओके। तो 1024 बाइट जो आपका यूज हो रहा है, वो यूज कर रहा है बायोस डाटा एरिया, ठीक है? बायोस क्या होता है, हम लोग उसके बारे में थोड़ा डिस्कस बाद में करेंगे, ठीक है? इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो जो आपका पहले 1 की मेमोरी है वो बायोस डाटा एरिया का यूज कर रहा है, ठीक है? उसके बाद में जो है आपका फिर ये इतना पार्ट, ये हो गया आपका फिर 53 के, ये आपका एक माइनस हो जाएगा। 53 के जो आपका यूज हो रहा है ये डॉस यूज कर रहा है, ठीक है? ये सारा डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के ही ऊपर से चल रहा है, ओके। तो ये सिर्फ डॉस का कुछ उसके ही उसको ही स्टोर करने के लिए जैसा बोल सकते हैं, ये 53 के यूज हो रहा है। उसके बाद में टीएसआर्स क्या होता है, टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट प्रोग्राम्स, ठीक है? ये जैसे कुछ प्रोग्राम जो रहते हैं टर्मिनेट हो जाते हैं या फिर जो होल्ड पे रहते हैं उसको रिएक्टिवेट करना पड़ता है, तो उसके लिए यूज होता है, ठीक है? इसमें 15 के आएगा आपका। उसके बाद में एप्लीकेशंस यूज होते हैं, ठीक है? वो कितनी मेमोरी पे यूज होते हैं, वो आपकी 178 के इतनी मेमोरी में यूज होते हैं, ठीक है? अगर आप लोग इससे कैलकुलेट करोगे तो आपका निकल जाएगा, ठीक है? फिर बाकी जितना भी बचा जो 640 के है, ठीक है? ये है एप्लीकेशन डाटाबेस डॉस की तरफ से जो रिजर्व किया गया है, वो है आपका 640 के, जिसको हम लोग कन्वेंशनल मेमोरी कहते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका मेमोरी मैप ऑफ कन्वेंशनल 640 के कन्वेंशनल मेमोरी, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं द रिजर्व मेमोरी एरिया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, द रिजर्व मेमोरी एरिया। अब क्या होता है कि जैसे अगर आपके जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग मेमोरी रिजर्व करके रख ली है, ठीक है? अब जैसे अगर कुछ आउटपुट दिखाना है हमको, ठीक है? वीडियो दिखाना है, आउटपुट तो डिस्प्ले करना ही पड़ेगा। कंप्यूटर में अगर कुछ काम करोगे तो आउटपुट डिस्प्ले करना पड़ेगा, तो उसके लिए वीडियो मेमोरी, उसके लिए एक पर्टिकुलर रिजर्व मेमोरी रहेगी, ठीक है? रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी मीन्स रैम होता है, ठीक है? रोम का मीनिंग होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में आप लोग अपना डाटा राइट कर सकते, एक बार अगर राइट हो गया तो उसके बाद आप उसको चेंज वेज नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते, ठीक है? उसके बाद बफर एक छोटा मेमोरी एरिया होता है, ओके। तो रिजर्व मेमोरी एरिया के बारे में भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वीडियो मेमोरी, ओके। तो जो अगर आपको कुछ आउटपुट अगर आपको डिस्प्ले कराना है, तो जो वीडियो बोर्ड्स होते हैं जो आउटपुट डिस्प्ले कराते हैं, वो एक पर्टिकुलर छोटा सा एरिया बोलो या फिर कुछ अमाउंट में आपका मेमोरी यूज कर सकते हैं या फिर करते हैं, ओके। तो जो एक सर्टन अमाउंट की जो वो यूज करते हैं उसको हम लोग वीडियो मेमोरी कहते हैं, ठीक है? वो भी रिजर्व होती है, जैसे आईबीएम रिजर्व 128 के फॉर वीडियो मेमोरी, ओके। तो जो आईबीएम के जो मदरबोर्ड्स वगैरह होते हैं, वो कितना यूज करते हैं, 128 के मीन्स 1024 बाइट्स, ओके। तो आप लोगों को आईबीएम का फुल फॉर्म नहीं पता होगा। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट सुने होंगे, माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनाती है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपका विंडोज हो गया और एमएस वर्ड वगैरह, जैसे इतना सबसे बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर में, ठीक है? वैसे ही हार्डवेयर में अगर सबसे बड़ी कंपनी अगर है तो वो है आईबीएम, जो कि आपके मदरबोर्ड्स बनाती है, ओके, और बहुत सारी चीजें बनाती है, वो रैम वगैरह भी बनाती है, ठीक है? सारे हार्डवेयर पार्ट्स बनाने का आईबीएम काम करती है, ठीक है? सुपर कंप्यूटर्स भी आईबीएम ने बनाए हैं, ओके। उसके बाद में हम लोग सेकंड देखते हैं रोम, इसको हम लोग कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, ठीक है? रीड ओनली मेमोरी इज यूज टू स्टोर सॉफ्टवेयर दैट टेल द सिस्टम हाउ टू यूज सर्किट बोर्ड, ठीक है? और इट इज कॉल्ड बायोस। बायोस का अभी मैं आपको फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है? तो जो बायोस होता है, ये बायोस के बारे में अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो बायोस होता है वो क्या होता है,
ठीक है, तो रोम को ही हम लोग बायोस कहते हैं। बायोस काय का हेल्प करता है, पहले ये देख लेते हैं कि बायोस का यूज भी क्या है। ठीक है, जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, स्टार्ट होना मीन्स बूट होना, ठीक है, बूटिंग जब होती है आपके कंप्यूटर की, तब बायोस का यूज होता है कि बायोस में पहले से इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, पहले से ही कैसे उसको स्टार्ट करना है, ठीक है, कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होगा, कौन सी इंफॉर्मेशन गैदर होगी, मदरबोर्ड की क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी रोम में होती है, जिसको हम लोग बायोस कहते हैं। ठीक है, तो बायोस की हेल्प से ही आपका कंप्यूटर बूट हो सकता है। सेकेंड पॉइंट देखो, DOS does not communicate directly with your hardware but issues command through BIOS। तो अगर आप BIOS से अगर कमांड दोगे, BIOS की हेल्प से ही आप कमांड दे सकते हो, ठीक है, DOS में। DOS मीन्स डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इसकी हेल्प से अगर आप लोग वहां पे कमांड दोगे तो आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपके हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे अगर आपने एक कमांड दे दी है, कोई अगर फाइल बनानी है, तो एक आपने कमांड दे दी है डॉस में कि आपको एक फाइल बनानी है, तो फाइल बन के अभी आपकी कहाँ से हो जाएगी, हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगी। ठीक है, तो जो रोम होती है, रोम जो होती है नॉन वोलाटाइल होती है, याद रखोगे, जिसमें आप लोग डाटा एक बार राइट करते हो, लेकिन उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। ओके, और जो रोम होती है, इसमें पहले से इंफॉर्मेशन होती है, वो एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बायोस भी कहते हैं। ठीक है, बायोस एक सॉफ्टवेयर ही है। ओके, तो जो ये रोम होती है, ये एक लार्जर चिप होती है, जिसमें 24 और 28 पिन होती है, डीआईपी चिप्स होती है। डीआईपी मीन्स ड्यूल इनलाइन पैकेज चिप्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बफर्स। बफर्स क्या होता है? बफर्स होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी कॉल्ड बफर यूज बाय सब एक्सपांशन बोर्ड्स। देखो, कुछ एक्सपांशन बोर्ड्स होते हैं, जैसे कुछ वीडियो कार्ड्स होते हैं, या फिर कुछ साउंड कार्ड्स होते हैं, जहाँ पे उनको थोड़ा मेमोरी लगता है। ठीक है, जैसे एक इथरनेट का एक बोर्ड हो गया। ठीक है, इथरनेट बोर्ड में अगर आपको अगर मेमोरी, उसको अगर थोड़ी सी मेमोरी चाहिए, ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी कॉल्ड बफर्स, तो उसको अगर छोटी अमाउंट में अगर मेमोरी चाहिए, तो वो छोटी अमाउंट का मेमोरी रिजर्व रहेगा उसके लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं बफर्स। ओके, सो स्टॉप करते हैं यहाँ पे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ ग्रेट टाइम। डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में देखे थे पीसी मेमोरी और टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी में हमने कन्वेंशनल मेमोरी के बारे में देखे थे। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सटेंडेड मेमोरी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं एक्सटेंडेड मेमोरी और एक्सपैंडेड मेमोरी के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सटेंडेड मेमोरी से। एक्सटेंडेड मेमोरी का कंसेप्ट बहुत इजी है, ठीक है। तो जो रैम है वो अगर 1 MB से ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर 1 MB से ज़्यादा उसको अगर यूज़ कर रहा है रैम को, तो वो जो होती है वो एक्सटेंडेड मेमोरी होती है। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस आप लोग देख सकते हो, द टर्म फॉर नॉर्मल रैम अबव 1 MB लेवल इज एक्सटेंडेड मेमोरी। ओके, तो जो 1 MB लेवल से ज़्यादा अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो है एक्सटेंडेड मेमोरी। तो देखो नॉर्मली जो एक्सटेंडेड मेमोरी है ये हम लोग जैसे अपना विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और यूनिक्स लिनक्स जैसे हो गए ना, उसमें हम लोग एक्सटेंडेड मेमोरी का जो कंसेप्ट है वो हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो सेकंड पॉइंट देखो, इन ऑर्डर टू यूज दिस एक्स्ट्रा मेमोरी दिस माइक्रो प्रोसेसर चिप मस्ट शिफ्ट टू अ न्यू प्रोसेसर मोड कॉल्ड प्रोटेक्टेड मोड। तो प्रोटेक्टेड मोड क्या होता है ये हम अभी देखते हैं। द प्रोसेसर व्हेन दे बूट अप दे वर्क इन रियल मोड। ठीक है, तो जब आपका कंप्यूटर जब चालू होता है तो प्रोसेसर जब आपका ऑन होता है तो वो रियल मोड में होता है। आफ्टर अ फ्यू इंस्ट्रक्शन इट कैन शिफ्ट ओवर द प्रोटेक्टेड मोड। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस के बाद में, कुछ प्रोसेसिंग के बाद में आपका जो प्रोसेसर है वो प्रोटेक्टेड मोड में चले जाता है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट देखो, द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोटेक्टेड मोड ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स आपका जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोटेक्टेड मोड में क्या होते रहता है, रन होते रहते हैं। ओके, तो सिंपल कंसेप्ट है एक्सटेंडेड मेमोरी का। ओके, 1 MB जो लेवल है मेमोरी का उससे ज़्यादा अगर आपका यूज हो रहा है तो वो हो रहा है एक्सटेंडेड मेमोरी। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्सपांडेड मेमोरी। ये भी सेम आपका एक्सटेंडेड मेमोरी का कंसेप्ट है, ठीक है, लेकिन जो एक्सटेंडेड मेमोरी आपकी जो होती थी वो विंडोज और यूनिक्स जैसे
ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होती थी, बट आपका जो अभी एक्सपांडेड मेमोरी है ये आपका सिर्फ डॉस बेस्ड जो कंप्यूटर्स होते थे ना उसमें आपका यूज होती थी। ठीक है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग जिसको कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, एक्सपांडेड मेमोरी इज अ टेक्निक फॉर यूटिलाइजिंग मोर देन 1 MB ऑफ मेन मेमोरी इन डॉस बेस्ड कंप्यूटर्स। मीन्स आपको अगर यूज करना है 1 MB के ऊपर में मेमोरी, तो आप लोग वो डॉस जो बेस कंप्यूटर्स है उसमें आप लोग एक्सपांडेड मेमोरी का यूज कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशंस डेवलप अंडर डॉस कैन नॉट यूज एक्सटेंडेड मेमोरी। तो देखिए आप लोग नॉर्मली ये वाला सेंटेंस आपको समझ में आ जाता है कि एप्लीकेशन डेवलप अंडर डॉस कैन नॉट यूज एक्सटेंडेड मेमोरी। ठीक है, तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका वो एक्सटेंडेड मेमोरी यूज नहीं करता। द डॉस लिमिटेशन कैन बी बाईपास थ्रू मेमोरी पेजिंग। मेमोरी पेजिंग मीन्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मेमोरी पेजिंग मीन्स एक टाइप का मेमोरी मैनेजमेंट होता है। ठीक है, उस मेमोरी मैनेजमेंट में आपका जो मेमोरी है वो पेजेस में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अपना बुक कैसा होता है पेज में डिवाइड किया हुआ, वैसे आपका मेमोरी पेज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सो अप टू 32 MB ऑफ पेज मेमोरी कैन बी इंस्टॉल्ड इन पीसी। तो एक्सपांडेड मेमोरी में जो आपका 32 MB जो पेज मेमोरी होता है वो इंस्टॉल होता है। ठीक है, इट इज नोन एज एक्सपांडेड मेमोरी स्टैंडर्ड। इसी को ही एक्सपांडेड मेमोरी स्टैंडर्ड कहते हैं, जिसको हम लोग EMS कहते हैं। ओके, तो सिंपल आपके एक्सटेंडेड मेमोरी हो गया और एक्सपांडेड मेमोरी हो गया। देन हम लोग ये आपके बुक में जो मेमोरी मैप है वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए जैसे ये टॉप ऑफ ये एक साइड का आपका एक्सटेंडेड मेमोरी वाला डायग्राम है और सेकंड आपका है एक्सपांडेड मेमोरी वाला। ओके, तो जो आपका एक्सटेंडेड मेमोरी है उसमें आप लोग जैसे ये विंडोज यूनिक्स जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना ये यूज करता है, और ये जो है आपका ये एक्सपांडेड मेमोरी आपका जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है ये यूज करता है। ठीक है, ये टॉप ऑफ एक्सपेंड ये स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पे इसकी, टॉप ऑफ एक्सपांडेड मेमोरी अप टू 32 MB। ठीक है, तो ये आपका रिजर्व रहता है और ये आपका एक्सपांडेड मेमोरी जो यूज होती है ओके डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो याद रखोगी कि जो आपके जो पुराने कंप्यूटर्स थे, ओके, मीन्स पुराने प्रोसेसर हम लोग कह सकते हैं जैसे 80286 है, वो आपका 16 MB तक ही एड्रेस कर पाता था। मीन्स उतना ही मेमोरी वो हम लोग उससे प्रोसेस कर पाते थे। लेकिन अभी जो नए जो आ रहे 80386 80486 और पेंटियम जैसे प्रोसेसर है ये 4 GB के अबो भी क्या कर सकते हैं एड्रेस कर सकते हैं। मीन्स वो जो प्रोसेसर है वो 4 GB के ऊपर भी जो आपका मेमोरी है वो उसको यूज कर सकता है। ओके, सो यहाँ पे आपका मेमोरी का पार्ट खत्म होता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ ग्रेट टाइम। हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पीसी एक्सपांशन बसेस के बारे में देखेंगे। थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, ठीक है, लेकिन हम लोग डिटेल में पीसी एक्सपांशन बसेस के बारे में देखेंगे। ओके, तो जैसे कि आपको ये जो फ्रंट इमेज आपको दिख रही होगी जिसमें आप लोगों को अलग अलग एक्सपांशन बसेस दिख रहे होंगे, जैसे ये पीसीआई बस है, ये EISA बस है, ये ISA बस है, ये USB बस है। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बसेस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, कि बस क्या होती है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द CPU must talk to memory expansion boards, co-processor, keyboards and the like। देखिए CPU कम्युनिकेट करता है कीबोर्ड से, ठीक है, और बहुत सारी जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स है उनसे कम्युनिकेट करता है। तो जो कम्युनिकेशन जो होता है वो वाया मेटल ट्रेसेस के थ्रू होता है। जैसे कि आप लोगों ने अगर कोई कीट वगैरह देखे होंगे या फिर मदरबोर्ड देखे होंगे उसमें मेटल ट्रेसेस बनी हुई थी, ठीक है, ऐसे लाइंस दिखती है, कॉपर लाइंस, ठीक है, तो वो होती है बसेस, ठीक है, जिससे आपका जो सीपीयू है वो अदर डिवाइसेस से क्या करता है कम्युनिकेट करता है। ओके, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, बट प्रॉब्लम वाज रिगार्डिंग कनेक्शन ऑफ एक्सपांशन बोर्ड्स टू सीपीयू। जैसे हम लोग अगर कोई एक्सपांशन बोर्ड लगा रहे, ओके, जैसे कोई वीडियो कार्ड लगा रहे या फिर कोई साउंड कार्ड वगैरह जैसा अगर हम लोग लगा रहे तो उससे कैसे कम्युनिकेट करें, तो उस कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सपांशन बसेस का। ओके, तो देखते हैं, बस इज अ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, इट इज एन एग्रीमेंट अबाउट हाउ टू बिल्ड बोर्ड्स दैट कैन वर्क इन अ स्टैंडर्ड पीसी। देयर आर देयर आर 4 डिफरेंट स्टैंडर्ड इन पीसी वर्ल्ड। तो जो बस है
वो जो बस है एक कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो ऐसे आपको अगर एक्सपांशन स्लॉट्स के थ्रू अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो उसके 4 डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है, जैसे ISA बस हो गया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। उसके बाद है EISA बस, जिसका फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। देन PCI बस, PCI का फुल फॉर्म है पेरिफेरल इंटरकनेक्ट बस, ओके, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ओके। देन उसके बाद USB यूनिवर्सल सीरियल बस, ओके। सो इनके बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। ये 4 ISA, EISA, PCI और USB, ओके। द फर्स्ट PC, उसके बाद देखते हैं द फर्स्ट PC बस was called S100 और अल्टर बस। IBM introduced another bus with 62 lines। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। देर आर 5 एक्सपेंशन स्लॉट्स ऑन PC एंड 8 ऑन AT। AT का फुल फॉर्म होता है एडवांस टेक्नोलॉजी मदरबोर्ड, ओके। तो इसमें हम लोग जो ISA और ESI बस जो हम लोग देखने वाले, ये जनरली जो है पुराने मदरबोर्ड्स में यूज होती थी, ओके। बट अभी के जो लेटेस्ट मदरबोर्ड्स है उसमें सभी में PCI और USB का यूज होता है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग द ISA बस से। तो ISA का फुल फॉर्म आपको पता ही है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, ओके। दिस बस इज 8 बीट वाइड, सो डाटा ट्रांसफर कैन ओनली ऑकर इन 8 बीट चंक्स ऑन दिस बस। तो जो ये आपका एक्सपांशन बस होता है ISA बस, ओके, ये 8 बिट डाटा जो है वो कैरी कर सकता है, ओके। एक्सपांशन स्लॉट विच यूजेस दिस बस आर कॉल्ड 8 बिट स्लॉट्स। तो जो हम लोग जो स्लॉट्स यूज करते हैं वो होते हैं 8 बिट स्लॉट्स, ओके। 8 बिट डाटा हम लोग उसमें ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं उसकी हेल्प से। द 16 बिट स्लॉट्स आर सबसेट ऑफ द 8 बिट बस। 8 बिट बोर्ड ऑल्सो वर्क्स इन 16 बिट स्लॉट्स। तो जो ISA बस होते हैं ये 8 बिट भी होती है और 16 बिट भी होती है, ठीक है। तो जो 16 बिट जो होती है वो सुपर सेट होती है, मीन्स आप लोग जो है 8 बिट में ही बाकी बिट्स का जो स्लॉट है वो ज्वाइन किया जाता है, ठीक है, बाकी बसेस में ज्वाइन की जाती है, जिसमें आप लोग 8 बिट का भी यूज कर सकते हो और 16 बिट का भी यूज कर सकते हो, ओके। द 80 बस वाज कॉल्ड ISA और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर बस। द 80 बस कैन रन एट अबाउट 10 मेगाहर्ट्ज स्पीड। तो इसकी जो स्पीड होती है ISA की 80 मीन्स एडवांस टेक्नोलॉजी मदरबोर्ड, ठीक है, जो पुराना है उसको 80 मदरबोर्ड कहते थे, ठीक है। उसमें इसकी स्पीड होती है 10 मेगाहर्ट्ज की, ओके, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो देखिए ये होती है ISA बस। इसमें आप लोगों को ये दिख रहे होगे 16 बीट्स के, ओके, और ये आपका 8 बीट वाला है, ओके। और ये आपका वीडियो कार्ड वगैरह ये कार्ड्स है, ठीक है, PC बोर्ड्स हम लोग जिसको कहते हैं, जैसे वीडियो कार्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया। तो ये देखिए ये आपका 16 बीट, ओके, ये हो गया आपका 8 बीट। नेक्स्ट हम देखते हैं द EISA बस। EISA बस मीन्स एक्सटेंडेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। ये जो बस है ये असल में एडवांस किया गया ISA बस को, ठीक है, जिसमें आप लोग 32 बीट जो डाटा है वो ट्रांसफर कर सकते थे। जैसे आप सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, EISA बस वाज इंट्रोड्यूस फॉर 80386 कंप्यूटर्स, इट हैज़ अ फुल 32 बिट डेटा पाथ, ठीक है। मतलब हम लोग उसके हेल्प से 32 जो बिट डाटा है वो हम लोग ट्रांसफर एट ए टाइम कर सकते थे। हैज़ गॉट स्पीड अबाउट 20 मेगाहर्ट्ज। तो इसकी स्पीड 20 मेगाहर्ट्ज होती है। इसके कुछ की फीचर्स है, जैसे ISA कंपैटिबिलिटी। ISA कार्ड विल वर्क इन ESI स्लॉट्स, मींस EISA स्लॉट में हम लोग ISA कार्ड्स का भी यूज कर सकते थे, ठीक है। 32 बीट बस विथ, ठीक है, मींस इसकी बीट जो होती है बस की वो 32 बीट्स होती है, ठीक है। देन बस मास्टरिंग, EISA सपोर्ट बस मास्टरिंग एडेप्टर्स फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी। तो जो बस मास्टरिंग जो ये होता है इसमें जनरली एक एडाप्टर का यूज होता है, ओके, जिससे आप लोगों को बहुत सारी बसेस का कॉम्बिनेशन आप लोग उसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। देन है प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले का एक आपको सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे प्लग एंड प्ले मीन्स आपने अगर डायरेक्टली अगर कार्ड लगा दिए तो आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, उसके लिए कोई सेपरेट एडाप्टर का यूज करना जरूरी नहीं है, ओके।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए ये होती है EISA बस, ठीक है, ये इस टाइप की दिखती थी। उसके बाद देखते हैं PCI बस, बहुत इंपॉर्टेंट बस है ये, ठीक है। और जनरली अभी हम लोग जो मदरबोर्ड्स यूज़ करते हैं, जो अभी हम लोग कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, उसमें सारा हम लोग PCI बस का ही यूज़ करते हैं, ओके। तो PCI बस का फुल फॉर्म है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ओके। इट वाज डेवलप्ड बाय इंटेल इन 1993, तो 1993 में इसको डेवलप किया गया था। द लेटेस्ट कंप्यूटर यूजेस PCI बसेस, तो देखिए लेटेस्ट कंप्यूटर में हम लोग PCI बस का यूज़ करते हैं। PCI bus is a 32-bit bus that run at maximum of 33 मेगाहर्ट्ज। तो देखिए इसकी 33 मेगाहर्ट्ज इतनी स्पीड होती है, ठीक है। 32 बीट होता है और 64 बीट्स भी होते हैं, ठीक है। अभी लेटेस्ट में आपके सिलेबस में तो 32 बीट के बारे में दिया है, लेकिन लेटेस्ट में अभी एकदम 64 बीट का भी यूज होता है। तो इसके भी फीचर्स है। बर्स्ट मोड, PCI bus can transfer information into burst mode where after an initial address is provided multiple sets of data can be transmitted in a रो। तो बर्स्ट मोड में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो डाटा ट्रांसफर है वो एज ए बर्स्ट मीन्स एक रो में बहुत सारे हम लोग एड्रेस थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। बस मास्टरिंग, वो जैसे EISA बस में जो बस मास्टरिंग वाला जो फीचर था एडेप्टर वाला, ये वही है, ओके। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाई बैंडविड्थ ऑप्शन, न्यू वर्जन्स ऑफ PCI बस कैन सपोर्ट 64 बिट्स एंड 66 मेगाहर्ट्ज स्पीड्स। तो देखिए अभी जो न्यू वर्जन है उसमें 64 बिट्स का हम लोग डाटा एट अ टाइम ट्रांसफर कर सकते हैं, ओके। 66 मेगाहर्ट्ज उसकी स्पीड होती है। प्लग एंड प्ले सिंपल, उसके लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो PCI बस के हम लोग डायग्राम देखते हैं। तो ये देखिए, ये दिख रहा है आपको साउंड कार्ड, देखिए इसमें बहुत सारे साउंड के आपको पोर्ट्स दिख रहे होंगे। ये हो गया आपका वीडियो कार्ड, जिसमें देखो VGA HDMI पोर्ट है, ठीक है। तो आपके मदरबोर्ड में ये जो आपको ऐसे स्लॉट्स दिखेंगे, ये सारे PCI स्लॉट्स है, ठीक है। जैसे अगर मुझे इसको कनेक्ट करना है साउंड कार्ड को, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। PCI को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ, जैसे ये, ठीक है। तो इसमें इसकी कुछ हायर स्पीड होगी, जैसे 32 बीट हो सकता है, ठीक है। ये 32 बीट हो सकता है, ये 64 बीट हो सकता है, ठीक है। तो ये PCI बसेस है। नेक्स्ट हम देखते हैं USB बस के बारे में, ठीक है। USB बस आप सभी लोगों को तो पता ही है, USB बस का हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं। और जनरली आप लोग सारे अभी कंप्यूटर्स हो गया, फिर बहुत सारे डिवाइसेस हो गए, हम सारों में USB बस का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को अगर आपके कंप्यूटर में अगर प्रिंटर कनेक्ट करना है, ओके, और बहुत सारे डिवाइसेस स्कैनर वगैरह कनेक्ट करना है, ठीक है, स्पीकर्स वगैरह भी कनेक्ट करना है, तो हम लोग इनका यूज़ करते हैं, ओके, USB बसेस का। तो USB is a universal serial bus. USB is easy to use and compatible with a wide range of peripherals. तो बहुत सारे मीन्स पेरिफेरल डिवाइसेस है, जैसे प्रिंटर्स मैंने आपको बताया, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस है, जैसे अगर हम लोग एक्सटर्नल अगर कैमरा वगैरह भी लगाते हैं, तो हम लोग USB का यूज़ करते हैं। नाउ इंटेल एंड अदर 6 लीडिंग कंपनीज हैव लॉन्च USB 2.0। तो जो इंटेल और कुछ कंपनियों ने लॉन्च किए USB 2.0। तो USB 2.0, USB 3.0 आपने अगर सुने होंगे शायद, ये इनकी स्पीड्स है, ठीक है, इनके वर्जन से अपडेट किया गया है। डाटा ट्रांसमिशन रेट ऑफ USB 2.0 इज 480 Mbps। तो जो 2.0 USB होता है, उसकी डाटा ट्रांसफर की स्पीड होती है 480 Mbps, ठीक है। 480 MB वो पर सेकेंड ट्रांसफर कर सकता है। और जो USB 3.0 है, उसकी स्पीड होती है 4800 Mbps, मीन्स 4800 MB पर सेकेंड वो ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसके कुछ फीचर्स हैं। जैसे फर्स्ट फीचर है इसका इजी टू यूज, ठीक है। आप लोग डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हो, इसके लिए भी कोई आप लोग को सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड या फिर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, ठीक है। एक्सपांडेबल होती है, यू कैन प्लग एज मेनी एज 127 पेरिफेरल्स इनटू वन कंप्यूटर यूजिंग USB मल्टीपोर्ट हब, ओके। तो अगर आप लोग जैसे अगर आपने देखे होंगे, तो हम लोग एक अगर USB कनेक्ट करें, तो उसमें हम लोग हब का यूज कर सकते हैं, मीन्स एक USB में हम लोग कई सारे USB कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 127 पेरिफेरल्स हम लोग इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। स्पीडी, 100 टाइम फास्टर देन सीरियल पोर्ट, यू कैन हैव स्पीड अप टू 12 MB बीट सेकेंड, ठीक है। 12 MB बीट्स है वो। तो आप लोग जैसे 12 MB आपको जो दिख रहा होगा, ये पुराने इसमें यूज़ होता था, लेकिन अभी अगर हम लोग जनरली जो यूज़ करते हैं, वो हम लोग इनका यूज़ कर सकते हैं, ये वाली USB बसेस का, ठीक है। तो जो ये ब्लैक कलर की जो नॉर्मली हम लोग को दिखती है 2.0 वाली होती है, और जो ब्लू वाली होती है ये 3.0 वाली होती है, ओके।
तो ये हो गया आपका यूएसबी। और जो आपको मैंने स्लाइड्स में जो आपको दिख रहा होगा कंटेंट, आप लोग उसी को एज ए नोट्स आप लिख सकते हो, या फिर आपकी बुक में जैसा दिया है आप लोग एज इट इज़ उसको ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। इम्पॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन इसको पढ़ना ज़रूरी है, ओके। एक्सपेंशन बसेस के बारे में तो स्टॉप करते, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ ग्रेट टाइम। हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। इसमें हम लोग इंटरप्ट्स क्या होता है, डीएमए क्या होता है और डिवाइस कंट्रोलर्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ओके। तो आप सभी लोगों को इंटरप्ट्स तो पता ही है, ओके। इंटरप्ट का मीनिंग क्या होता है कि दखल अंदाजी करना, ठीक है। तो कंप्यूटर में इंटरप्ट्स क्या होता है, जैसे अगर कोई एक प्रोसेस चल रही है, ठीक है, उस प्रोसेस को बीच में ही रोक देना, ठीक है, और दूसरी प्रोसेस होना, उसको हम लोग कहते हैं इंटरप्ट्स। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज अगर आप लोग आपके मोबाइल में अगर यूट्यूब वगैरह में अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो वीडियो देख रहे हो वो एक प्रोसेस हो रही है, और आपको बीच में ही अगर आपको एक कॉल आ जाता है, ठीक है, तो कॉल आ गया मीन्स वो इंटरप्ट हो गया, ठीक है। आपका वीडियो वाला प्रोसेस वो रुक जाएगा और फिर आप कॉल अटेंड करोगे, ठीक है, फिर कॉल वाला प्रोसेस चालू हो जाएगा। फिर से अगर आपका कॉल अटेंड होने के बाद में आपका कॉल जब एंड हो जाएगा तब आपका वीडियो चालू हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा ही इंटरप्ट का कंसेप्ट है आपके कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये जैसे कि पढ़ते हैं हम लोग, व्हेन इंटरप्ट ऑकर्स कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द ऑपरेटिंग सिस्टम विच डिटरमाइंस द एक्शन टू बी टेकन। जैसे इंटरप्ट अगर आप ऑकर होता है कंप्यूटर में, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि आप कौन सी एक्शन हमको लेना है, ठीक है, कौन सी प्रोसेस हमको रन करनी है। तो ये देखो सिंपल सी डायग्राम है, जैसे ये 1 2 3 4 5 ये प्रोसेस है, ठीक है। और यहाँ पे 3 में आपकी अगर इंटरप्ट ऑकर हुआ मीन्स अगर कोई दूसरी प्रोसेस यहाँ पे इंटरप्ट कर रही है, तो ये क्या होगा, ये प्रोसेस रन होगी, ठीक है। प्रोसेस रन होने के बाद में इंटरप्ट सर्विस रूटीन ये यहाँ पे एंड होगी और फिर से आपकी ये वाली प्रोसेस चालू होगी, ठीक है। तो जो इंटरप्ट्स होते हैं ये एक तो हार्डवेयर इंटरप्ट भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भी हो सकता है, ठीक है। जैसा कर मैंने आपको मोबाइल में बताया कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होगा, जैसे आपको वीडियो देख रहे हो और आपको कॉल आ गया, वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हो गया। अगर आप जैसे अगर आपके पीसी में अगर आप लोग जैसे अगर कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, और फिर उसके बाद सपोज आपको अगर कुछ प्रिंट करना है, तो आप लोग क्या करोगे, गेमिंग का जो प्रोसेस है उसको स्टॉप कर दोगे और आप लोग फिर प्रिंट करोगे, ठीक है। तो एक टाइप का इंटरप्ट हो गया, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि मास्केबल इंटरप्ट क्या होता है और नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्या होता है। तो मास्केबल इंटरप्ट होता है जिसको हम लोग डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है, और नॉन मास्केबल इंटरप्ट वो होता है जिसको हम लोग डिसेबल नहीं कर सकते, ओके। तो मास्केबल इंटरप्ट में अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो जैसे प्रिंटर वाली कमांड, अगर हम लोग कोई सॉन्ग बजा रहे हैं, फिर वीडियो देख रहे हैं, फिर कोई और प्रोसेस कर रहे हैं और प्रिंटर वाली हमने कमांड दी है, तो हम लोग उसको रोक भी सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप लोग कोई गेमिंग कर रहे हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें सारी चीजों को मीन्स इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए हम लोग उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और नॉन मास्केबल में जैसे अगर आपका पावर फेल्यूर हो गया, ठीक है, आपका कंप्यूटर अचानक बंद हो गया, ठीक है, तो उसको हम लोग नहीं रोक सकते। एक और आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, हार्डवेयर एरर, ठीक है। अगर आपका बीच में अगर कोई अगर डिवाइस अगर काम करना बंद कर दे तो वो भी एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस चैनल, डीएमए। डीएमए क्या होता है, ठीक है। सपोज अगर आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस है, वो आपका सीपीयू से कनेक्ट है, ओके, कंप्यूटर से कनेक्ट है, और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। तो सीपीयू का काम होता है कि डाटा ट्रांसफर करना, वहां से डाटा लेना, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। आईओ डिवाइस मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइस। बट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में चैनल में क्या होता है कि सीपीयू का यूज नहीं होता, ठीक है। एक डाटा ट्रांसफर क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस चैनल एक कंट्रोलर होता है, उस कंट्रोलर की हेल्प से हम लोग मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस चैनल, डीएमए। नेक्स्ट हम देखते हैं डिवाइस कंट्रोलर्स के बारे में, ठीक है। तो डिवाइस कंट्रोलर क्या होता है, व्हाट इज कंट्रोलर।
ठीक है, व्हाट इज कंट्रोलर के बारे में हम लोग देखते हैं। द इनपुट आउटपुट डिवाइस, आईओ का मीनिंग होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस। ओके, द इनपुट आउटपुट डिवाइस इज कनेक्टेड टू सीपीयू थ्रू अ कंट्रोलर कॉल्ड डिवाइस कंट्रोलर। ठीक है, जैसे अगर आपका कीबोर्ड कनेक्ट है, माउस कनेक्ट है, तो ये सारे आपके डिवाइस कंट्रोलर से ही कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, सीपीयू से। जैसे अगर आप लोग प्रिंटर भी अगर कनेक्ट कर रहे हो या फिर कोई मॉनिटर भी कनेक्ट कर रहे हो, तो आप लोग कंट्रोलर का ही यूज करोगे। ठीक है, तो इसके कुछ फंक्शंस दिए गए, जैसे इंटरफेसिंग विथ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इंटरफेस, अगर आपको इंटरफेस करना है सीपीयू और मेमोरी के बीच में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का, तो हम लोग कंट्रोलर का यूज करते हैं। ठीक है, यही है इंटरफेसिंग विथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। रिसीविंग कमांड्स फ्रॉम कंप्यूटर, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस में अगर आपको कोई कमांड रिसीव करना है तो इसका यूज होता है। ठीक है, डिकोड करना होता है, जैसे अगर आपको लोग अगर कुछ सॉन्ग बजा रहे हो, ठीक है, तो सॉन्ग बजा रहे हो तो वो बाइनरी में बाइनरी जो नंबर है उसमें वो स्टोर होगा। ठीक है, हार्ड डिस्क में, फिर उसको डिकोड करेगा तभी आपके स्पीकर में वो बजेगा। तो स्पीकर का भी आपका क्या होगा, कंट्रोलर होगा जिसको डिकोड करेगा। ठीक है, जनरेटिंग कंट्रोलिंग सिग्नल, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सिग्नल्स भी जनरेट हो गए। ठीक है, फिर ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन कंप्यूटर एंड डिवाइस, वही जो हम लोगों ने इसके पहले जो देखे थे डीए में, वैसे ही डाटा ट्रांसफर करने का काम करेगा आपके डिवाइस से को सीपीयू से। ठीक है, एरर चेक करने का भी काम करेगा। ठीक है, इंटरप्ट का भी काम करेगा। ठीक है, जैसे अगर आपका सॉन्ग मीन्स सॉन्ग आपका खत्म हो गया है, ठीक है, तो या फिर आप प्रिंटर से कुछ अगर प्रिंट कर रहे हो, आपका प्रिंट हो चुका है, ठीक है, तो इंटरप्ट एक देगा जिससे सीपीयू समझ पाएगा कि आपका इंटरप्शन जो है वो हुआ है, मीन्स आपका प्रिंटर में प्रिंट हो चुका है। ओके, और टेस्टिंग द डिवाइस, लास्ट वाला जो पॉइंट है टेस्टिंग द डिवाइस, उसको वो टेस्ट भी करेगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स आप लोग बुक से पढ़ लोगे। ठीक है, इजी एग्जांपल है, जैसे वीडियो एडाप्टर। सपोज अगर आपको एचडी अगर वीडियो देखना है या फिर एचडी मॉनिटर लगाना है, ठीक है, या फिर वीजीए वाला मॉनिटर लगाना है आपको, तो आप लोग वीडियो एडाप्टर का यूज करोगे। एचडी वाला अलग रहेगा, ठीक है, वीजीए वाला अलग रहेगा। ओके, फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर, फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, जो आपके पहले के कंप्यूटर्स में जो स्टोरेज मीडिया होता था, ठीक है, अभी जैसे एसएसडी यूज होता है वैसे ये फ्लॉपी डिस्क पहले के कंप्यूटर्स में यूज होती थी। ठीक है, तो इसका भी एक सेपरेट कंट्रोलर होता था, और जो हार्ड डिस्क है इसका भी एक सेपरेट कंट्रोलर होता है जिसमें हम लोग डाटा ट्रांसफर वगैरह इसके हेल्प से कर सकते हैं। ओके, तो इनके बारे में आप लोग तो बुक से पढ़ लोगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेसन जो है ये एंड होता है। तो अगर आपको अगर कुछ भी अगर डाउट्स रहे तो आप लोग मुझको पूछ सकते हो। ठीक है, अगर लाइव सेशन अगर कुछ अगर लेना है तो आप वैसे मुझे बताओ। ओके, तो स्टॉप करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।